स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का। तो केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करना केमिकल रिएक्शन का, और वो यूज़ करके सिंबल और फॉर्मूले जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं केमिकल रिएक्शन में। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। यानी कि कोयला जो जलता है एयर के प्रेजेंस में और उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि कोयला कार्बन से बना होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आइदर अ वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूले एंड सिंबल। तो रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम एलिमेंट्स का नाम लिख दें और वर्ड इक्वेशन की तरह लिख दें, या फिर सिंबल और फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हुए हम केमिकल इक्वेशन लिखें। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब हीट सप्लाई होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। यानी कार्बन बर्न करता है, कोयला बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देने पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है आपका। तो ये वर्ड इक्वेशन है, और कार्बन के लिए सिंबल यूज़ होता है C, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ होता है। तो अब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन दिया फॉर्मूले के साथ, तो ये जो बना ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं राइटिंग लिखने में केमिकल इक्वेशन के? तो पहला है राइट द सिंबल और द फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ पॉजिटिव वो प्लस साइन बिटवीन देम। जैसे कि इसको कह रहा है सिंबल या फिर फॉर्मूले जो दिए हुए हैं रिएक्टेंट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में, आप उसको पहले लिख लो और प्लस साइन के सिंबल के साथ। राइट द सिंबल और फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। अब राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट आएगा उसको भी प्लस साइन के साथ, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहा है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन आगे आप देखोगे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो इनके बीच में भी जो है प्लस साइन रहेगा। फिर इसके बाद है पुट द साइन ऑफ एन एरो इन बिटवीन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। इस तरह का साइन, ये साइन आपको इंडिकेट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में। ये कौन है? रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये आपका आउटकम है जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट in their molecular form because their atomic forms are usually neither stable nor capable of separate existence। अब इसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि उनका जो एटॉमिक फॉर्म है यूजुअली ना तो स्टेबल होता है और ना ही सेपरेटली वो एग्जिस्ट कर पाता है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा कि सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी कि सोडियम जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। एक केमिकल इक्वेशन टेल्स अस व्हाट सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट, एंड व्हाट आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट किए हैं रिएक्टेंट के तौर पे, और कौन कौन सा प्रोडक्ट हमको फॉर्म होता हुआ मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों जो है रिएक्टेंट हैं और ये दोनों आपके प्रोडक्ट हैं, यही बात नीचे लिखी हुई है। अब केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है? वन रिएक्टेंट एंड टू और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आ सकते हैं। ये डिकम्पोजिशन में मेनली होता है कि एक बड़ा कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है। दो रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो, ये डायरेक्ट सिंथेसिस में या कॉम्बिनेशन में मिलेगा। टू रिएक्टेंट एंड टू प्रोडक्ट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में मिलेगा। टू रिएक्टेंट और थ्री और मोर प्रोडक्ट, इस तरह के भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अब देखो, जैसे सबका एग्जाम्पल एक एक दिया हुआ है कि एक रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है और ब्रेक डाउन कर रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जा रहा है। तो देखो, एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट हैं। वैसे ही लेड नाइट्रेट की बात करें
तो ब्रेक डाउन हो रहा है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, यानी 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट, यानी कि अमोनिया और देखो HCl तो अमोनियम क्लोराइड बना रहा है, ये दोनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म करते हैं। फिर 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट भी 2 फॉर्म होंगे। तो इसमें देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही सोडियम सल्फेट के साथ बैरियम क्लोराइड का कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर 2 रिएक्टेंट एंड 3 और मोर प्रोडक्ट, ऐसे में देखो कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है, ये दोनों कंबाइन होने पे कॉपर सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन फॉर्म करेगा। यानी देखो 2 रिएक्टेंट हैं और 3 या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ऊपर वाले में 3 प्रोडक्ट, नीचे वाले में 3 से ज़्यादा। इसके अलावा देखो स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, तो इट इज़ एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज बट इज अनबैलेंस्ड। स्केलेटन है बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि हड्डी का ढांचा होता है वैसा। ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें केमिकल चेंज तो दिख रहा होता है लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं होता है। अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द 2 साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल। जैसे इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 to 4 है। ठीक है, तो इस तरह के अगर इक्वेशन रहेगा तो इसको हम बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। इन द अबव केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वो डिफरेंट है, बस वही दिखाने की वही बात उसने की है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, तो इट इज़ एन इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट in the reactant on the left side of the equation is same as the number of atom in the product formed on the right side of the equation। बैलेंस्ड वाला कैसा होगा कि इधर एक कैल्शियम तो इधर भी एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कार्बन तो यहाँ भी सीखो सिर्फ एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 1 3 तो इधर भी ऑक्सीजन 3, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम इधर है रिएक्टेंट में उतना ही नंबर ऑफ एटम कहाँ है प्रोडक्ट में, तो इसको कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट में आपको यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट के ब्रेकडाउन में आपको ये KNO2 और ऑक्सीजन मिल रहा है। ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट है और ये पोटेशियम नाइट्राइट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेकडाउन कर रहा है पोटेशियम नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में। तो इसमें भी देखो दोनों साइड में देखो, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक पोटेशियम एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। देखो सब कुछ तो बैलेंस है सिवाय ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 पुट कर दिया यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट में। तो पोटेशियम नाइट्राइट देखो यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 वो पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 करना पड़ा। अब इधर भी देखो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन इधर भी। अब ऑक्सीजन 2 3 जा 6 तो इधर भी 2 2 जा 4 और 2 6। अब एक सवाल है यहाँ पे कि वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, तो एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर which states that matter is neither created nor destroyed in the course of a chemical reaction। इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है को रिलेट कर सकें, उसको वेरीफाई कर सकें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि मैटर नहीं क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो जितना आपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में डाला है उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, भले ही अलग फॉर्म में मिलेगा लेकिन मिलेगा। एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन वुड इम्प्लाई दैट एटम्स हैव बीन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, और वही अगर अनबैलेंस्ड रहेगा इसका मतलब बाकी एटम कहाँ गए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुए या कहीं दूसरे तरीके कहीं डिस्ट्रॉय हो गए या फिर क्रिएट हुए, तो इसलिए इम्बैलेंस इक्वेशन नहीं होना चाहिए। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये मेन है। देयर आर 2 मेथड ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन, एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो मोस्टली देखो हम लोग जो ट्राई करते हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, आसान भी होता है।
अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या मेथड है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड एंड ट्राई टू इक्वलाइज देम। अब इसमें होता क्या है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लो और फिर उनको इक्वलाइज करने की कोशिश करो। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट ऑकर ऑन आइदर साइड, देखो कि कितनी बार कोई एलिमेंट ऑकर किया है किसी एक साइड में। एलिमेंट विद द लीस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इज बैलेंस्ड फर्स्ट, जो एलिमेंट सबसे कम फ्रिक्वेंसी में आया हो, सबसे कम बार आया हो, सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, when two or more element have the same frequency तो मेटेलिक एलिमेंट इज बैलेंस्ड फर्स्ट। अब ऐसा हो रहा है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आ गए और दोनों के बाद सेम फ्रिक्वेंसी है, तो उसमें जो सबसे पहले मेटेलिक एलिमेंट होगा उसको पहले बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, कॉपर है, सल्फ्यूरिक एसिड है और कॉपर सल्फेट है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। अब इसमें देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, कॉपर सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बस इतना ही है। अब इनके लिए क्या किया, सबके लिए अलग कर दिया, रिएक्टेंट साइड देख लिया, प्रोडक्ट साइड देख लिया। रिएक्टेंट साइड में कितने कितने एटम हैं सबके वो काउंट कर लो, प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एटम हैं सबके वो काउंट करके लिख दिया। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, देखो 7 एटम्स लिखा हुआ है। इस साइड में सिर्फ 4 ऑक्सीजन 4 लिखा हुआ है। तो कॉपर और हाइड्रोजन देखो इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल हैं कॉपर और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जो है इक्वलाइज करेंगे किसको, फिर सल्फर के एटम को। इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, तो इधर भी हम क्या करेंगे 2 लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही सल्फर के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, लगाया 2, तो सल्फर के लिए जैसे ही मैंने H2SO4 के पहले 2 लगाया तो हाइड्रोजन डबल हो गया और ऑक्सीजन भी 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर लगा दिया, सल्फर तो बैलेंस हो गया। अब आगे देखो, अब ये इक्वेशन मेरे को मिल गया। ठीक है, अब बैलेंस द फॉलोइंग, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कवर अप किया, 2 4 जा 8 हो गया, 4 यहाँ 2 6 यहाँ। तो अभी देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाकी है, क्योंकि 2 2 जा 4 हो रहा है ना, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और इस साइड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो हम सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमने जब 2 पुट किया तो हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पे भी 2 पुट कर दिए तो हाइड्रोजन भी 2 2 जा 4 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 0 जा 0। तो अब देखो सब बैलेंस हो गए, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन और 2 4 जा 8 ऑक्सीजन। सल्फर 2 सल्फर, एक यहाँ 2 सल्फर हो गए। हाइड्रोजन भी अपना बैलेंस हो ही गया है, कॉपर भी 1 है ही। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटन इक्वेशन, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से बैलेंस किया है। ठीक है, तो दोनों में से देखो इक्वलाइज करने के लिए सबसे पहले इसने एस और ऑक्सीजन को ले लिया है और मल्टीप्लाई किया है 2 से। ठीक है, और वाटर को इसने मल्टीप्लाई किया है 3 से। ठीक, इक्वलाइज करने के लिए इसने कोशिश की है सबसे पहले तो एस किसका नाम है याद नहीं आ रहा है, और ऑक्सीजन, इन दोनों को जो है इसने मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 से, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई करने का मकसद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो पहले इन दोनों को बैलेंस कर देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है ना, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, लेकिन इधर हाइड्रोजन 1 ही है। अब क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे तो क्लोरीन 6 हो जाएगा, और 6 क्लोरीन प्लस 2 क्लोरीन 8 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे 4 क्लोरीन है, 4 है ना, तो हमको कितना करना पड़ेगा, 6 क्लोरीन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 2 8 क्लोरीन हो रहा है। तो हमको और बढ़ाना पड़ेगा ना ताकि हमारा बैलेंस हो पाए। तो यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये अगर 3 से ये SN मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा। अब 3 2 जा 6 क्लोरीन और 6 क्लोरीन, टोटल 12 क्लोरीन हो गए।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 क्लोरीन हो गया। अच्छा हो तो गया, 12 क्लोरीन इधर 12 क्लोरीन इधर, 3SN इधर 3SN इधर, 2AS इधर 2AS इधर लगा दिया। वाटर पे अब आते हैं, 6 हाइड्रोजन है तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे आते हैं तो यहाँ पे कितना है, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी। तो ये सारे नीचे स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप वाइज किस तरह से उसने बैलेंस किया है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है। थर्ड में भी देखो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड ले लेंगे, फिर बारी बारी से दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे LCM लेके, है ना। 2 और 1 का LCM 2 होगा तो पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 2 इधर भी इक्वल आना चाहिए इधर भी। तो मेनली इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन आंसर में भी मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसा होता है। द हिट एंड ट्रायल मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर बैलेंसिंग सिंपल केमिकल इक्वेशन बट इट हैज़ सम लिमिटेशन। देखो इसके अंदर कुछ लिमिटेशन होते हैं, थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन होता बहुत सटीक है ये। अब इसमें कमियां क्या है, हद क्या है, इट टेक्स टाइम टू बैलेंस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला है ना तो उसमें टाइम लगेगा बैलेंस करने में। और मैकेनिज्म जो होता है, स्टेप ऑफ रिएक्शन, हाउ द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस ऑफ द रिएक्शन, ये क्लियर नहीं हो पाता है, मतलब स्टेप वाइज नहीं रहता है ये, डायरेक्टली बस हम इधर उधर नंबरिंग करके उसको डायरेक्टली बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग कोई सा भी देख लेंगे अभी। बैलेंसिंग बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड, ये भी एक मेथड है। बैलेंसिंग कैन बी डन मोर इजीली बाय सपोजिंग द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू टेक प्लेस इन स्टेप्स। अब हम बैलेंसिंग ज़्यादा इजीली हो सकता है अगर हम सपोज करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है स्टेप्स में हो रहा है। तो राइट द इक्वेशन फॉर दिस इंडिविजुअल स्टेप एंड देन ऐड द इक्वेशंस। तो अलग अलग स्टेप्स आप लिख लो, लिख के ऐड कर दो। दिस मेथड इज नोन एज बैलेंसिंग बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो इस तरह का मेथड कहलाता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब जैसे यहाँ पे लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड बाय रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग 2 स्टेप। पहला स्टेप मान लिया जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देने के लिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और नेसेंट हाइड्रोजन दिया, ये पहला पार्ट हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो पोटेशियम आयोडाइड है और वाटर है, इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन देने के लिए। अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों एक साथ ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों एक साथ ऐड कर दिया, दोनों एक साथ ऐड किया तो पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पे देखो इनको बैलेंस करने पे क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, और फिर इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इधर आयोडीन मिल रहा है। तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 2 प्रोसेस में। अगर स्टेप्स में हो रहे हैं तो सारे स्टेप्स अगर अलग अलग ऐड कर दोगे तो भी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन ये कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ 2 ही है, एक तो वो ये वाला LCM की तरह लेके दोनों साइड में अलग अलग, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या क्या कॉन्वे होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब एक इक्वेशन यहाँ सामने लिख दिया आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट और वाटर। अब ये इक्वेशन में देखो नंबरिंग के साथ दिया हुआ है और ये बैलेंस्ड भी है, ध्यान से देखो तो 2 सोडियम, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है दोनों साइड, और वाटर भी, सॉरी हाइड्रोजन भी। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या क्या चीज़ें बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो अबव इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज, कि एक्चुअली में रिजल्ट क्या आया केमिकल चेंज का, यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट साइड दिया हुआ है। अबाउट द रिएक्टेंट इन्वॉल्व एंड द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का नाम भी दिया है, प्रोडक्ट का नाम भी दिया है। अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट एंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका कितना लगा है और कितना फॉर्म हो रहा है वो भी दिया है। Here 2 molecule of sodium hydroxide and 1 molecule of sulfuric acid react to give 1 molecule of sodium sulfate and 2 molecule of water। 2 molecule of sodium hydroxide, 1 molecule of sulfuric acid, 1 molecule of sodium sulfate दे रहा है और 2 molecule of water दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही मेरे को। फिर इसके अलावा
अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। केमिकल कंपोजिशन बता रहा है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, ठीक, कि एक जो है एटम सोडियम का, एक एटम ऑक्सीजन का, एक एटम हाइड्रोजन का। अबाउट मॉलिक्यूलर मास बता रहा है कि 80 पार्ट बाई वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है 98 पार्ट बाई वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस 142 पार्ट बाई वेट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड 36 पार्ट बाई वेट ऑफ वाटर। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जैसे कि सोडियम का वेट होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो पहले इसको ऐड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही काम किया। हाइड्रोजन का 2 वेट होता है 16, 4 या 64 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 दिया है, 16 चौके 64, और सल्फर का 32 वेट। उसी तरीके से यहाँ भी सोडियम सल्फेट का भी वेट और इसका भी। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है आपको केमिकल इक्वेशन से कि वेट में कितना पार्ट कितने पार्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो रहा है वो बाई वेट कितना पार्ट है, ठीक है, और दोनों वजन दोनों तरफ बराबर रहेगा। इट ऑल्सो प्रूव्स the law of conservation of mass, that is the total number of substances on either side of the equation is same. According to the above equation 178 gram of reactant are producing 178 gram of product. अब ये देखो कितना अच्छा चीज़ बता रहा है, ये भी बता दे रहा है कि देखो दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है प्रूफ कर रहा है कि दोनों साइड वेट जो है सेम आ रहे हैं। फिर इसके बाद है नोट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस एट 760 मिलीमीटर pressure and temperature of 0 degree Celsius STP standard temperature and pressure weigh the same as its molecular mass, that is molecular mass expressed in gram। यानी कि कह रहा है इस एक्सपेरिमेंट से, बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है कि हर एक गैस है ना 22.4 लीटर का 760 mm प्रेशर पे और टेम्परेचर STP पे सेम तरीके से वे करता है, यानी सबका वेट सेम होता है। यानी समझो यहाँ पे कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन STP पे अगर 2 ग्राम है तो 22.4 लीटर अमोनिया भी जो है 17 ग्राम होगा, ठीक है, यानी कि जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है वो उतना ही वजन रखेगा 22.4 लीटर रहने पे, है ना। हाइड्रोजन 22.4 लीटर है तो हाइड्रोजन अपने हिसाब से H2 यानी कि 2 ग्राम वजन रखता है। वैसे ही अमोनिया में 14 नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का 14 3 17, तो 17 वेट रखेगा 22.4 लीटर अमोनिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो दिया हुआ है दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें नंबरिंग आप देख सकते हो दोनों साइड इक्वल है। तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल वाटर का और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, यही चीज़ लिखा है। फिर बाई वेट कहें तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बने, 18 ग्राम वाटर बने और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। फिर इसके बाद 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीटमेंट जब किया जाएगा 73 ग्राम ऑफ HCl से तो प्रोड्यूस करेगा 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो 44 ग्राम आया है ना, एक्चुअली में ये STP पे कितना कवर करेगा वॉल्यूम, 22.4 लीटर। यही बात यहाँ बॉक्स में भी दी हुई थी। अब लिमिटेशन क्या होता है केमिकल इक्वेशन में? केमिकल इक्वेशन का ये लिमिटेशन है कि वो बताता नहीं है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट वेदर द सब्सटेंसेस आर सॉलिड लिक्विड और गैस। वैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम बगल में लिख देते हैं, है ना, ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये गैस फॉर्म में है, फिर ऑक्सीजन को भी लिख देते हैं गैस फॉर्म में है, और फिर उसके बाद जो हमारा वाटर फॉर्म हुआ वो लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हुआ। इस तरह से हम लिख भी देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लिख देते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन बताता नहीं है। द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कितने टाइम में कंप्लीट हुआ रिएक्शन ये भी नहीं बताता केमिकल इक्वेशन। वेदर द हीट इज़ गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये भी नहीं लिखा होता है केमिकल इक्वेशन में, वो तो हम अलग से लिखते हैं कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। फिर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कितना कंसंट्रेशन है
है ना, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, डाइल्यूट है, कैसा है वो भी नहीं बताता। रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है वो भी नहीं बताता एक केमिकल इक्वेशन। और वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये भी नहीं बताता केमिकल इक्वेशन। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे हम लोग साइन यूज़ करते हैं ना, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसको, कि इक्वेशन रिवर्सिबल है। वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड और इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, तो ये भी नहीं पता चलेगा, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या करेगा, बस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सिंबलिक और फॉर्मूले के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो ये सारी जो कमियां हैं ना, उस कमियों को हम हटाते हैं कैसे, ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, ये गैस, ये लिक्विड स्टेट सब लिख के, या फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये सब लिख के हम लोग कैसे कमी को दूर करेंगे। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय राइटिंग द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इट। इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर दोगे केमिकल इक्वेशन में तो वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कौन सा कैटेलिस्ट है ना, वो सब हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे एरो के साथ। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कैटेलिस्ट में आयरन है और मोलिब्डेनम है, और टेम्परेचर भी लिख दिया कि 450 डिग्री सेल्सियस पे करना है, और प्रेशर भी लिख दिया मेंटेन करना है 200 से 900 ATM तक का, तब जाके अमोनिया फॉर्म होगा। अब ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया। अब इसके बाद रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, इसके लिए भी हमने क्या किया, आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ, तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। तो ये अगर हाइड्रोजन के साथ आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन वाटर और आयरन फॉर्म करेगा। तो यहाँ देखो सिंबल हमने कैसा दे दिया कि इससे ये पता चले कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड जो हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन कर रहे हैं हीट देके, तो मैंने यहाँ पे हीट का सिंबल दे दिया एरो के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट दे रहे हो, तब जाके वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा है। फिर इसके अलावा जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है लिबरेट करने के लिए हाइड्रोजन और फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड। तो ऐसे में यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जिंक सॉलिड फॉर्म में लिया है, HCl एक्वस फॉर्म में लिया है, और जिंक क्लोराइड जो है एक्वस फॉर्म में फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी, वो अपसाइड जाएगी। तो एरो भी पुट करते हैं, वो भी आएगा अभी आगे। जब कोई चीज़ जो है ऊपर को जाती है तो ऐसे ऊपर एरो पुट करते हैं, गैस वगैरह जब राइज करता है, और कोई चीज़ जब प्रेसिपिटेट वगैरह सॉल्ट वगैरह बनता है नीचे आता है, तो उसको हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो ऐसे प्रेसिपिटेशन के लिए साइन लगाते हैं, वो भी जस्ट इसके बाद आ रहा। फिर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है आप ऐड करते हो कैसे, जैसे कार्बन ऑक्सीजन फॉर्म कंबाइन करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, यानी हमने सिंबल दे दिया, हीट की जगह पे ऐसे ट्रायंगल भी बना हो सकता है। फिर एक कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन भी लिखा जाता है, जैसे जिंक सॉलिड लिया था तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइल्यूट लिया हुआ है, यहाँ पे देखो है ना, तो डाइल्यूट लिया हुआ है, और ये एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो वही रिएक्शन दोबारा कर रहा है, यहाँ डाइल्यूट लिया था, यहाँ कंसनट्रेटेड लिया था, तो यहाँ पे लिख दे रहा है कि एसिड भी किस तरह का लेना है। तो ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ही हो गया कि किसी को भी पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि किस तरह का लेना है एसिड। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला प्रेसिपिटेट वाला, तो यहाँ पे राइज करेगा तो उसके लिए इस तरह का ऊपर जाता हुआ एरो रहेगा, और कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा तो डाउनवर्ड में फॉर्म करेगा, वो बॉटम में जाएगा, तो इसलिए इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट और HCl है ना, मिलके क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे और सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे। अब इसके बाद बैलेंसिंग तो सारा का सारा इसमें आप देखोगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से है, वरना इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये सारा का सारा हम लोग कोशिश करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।